कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पुण्य स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले आप सभी श्रोतागणों से मैं विनम्र माफ़ी मांगता हूँ। निजी कारणों की वजह से मैं कुछ दिन पॉडकास्ट नहीं कर सका। हमारी इस पेशवाई के सीरीज़ में हम बात कर रहे थे औरंगा के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों का और उन परिस्थितियों का महाराष्ट्र पे पड़े प्रभाव के विषय में हम बात कर रहे थे। 1707 के औरंगा के हत्या के बाद महाराष्ट्र की राजकीय स्थिति में बड़ा स्थित्यंतर आ गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते संभाजी महाराज के पुत्र शाहू को बहादुर शाह ने अपनी कैद से रिहा करके महाराष्ट्र भेज दिया। उनके महाराष्ट्र आने के बाद स्वयं भोसले खानदान में दो फाड़ संघर्ष शुरू हुआ। शाहू वैसे अपनी पूरी बाल्यावस्था और युवावस्था में मुगलों के पास एक तरह से कैदी ही बना रहा था। 1700 में छत्रपति
शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी सुविद्य वीरांगना पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाने का एक महत् कार्य किया है। पूरे 7 साल यानी औरंगजेब को मारने तक हिंदवी स्वराज्य का यशस्वी नेतृत्व ताराबाई ही कर रही थी। दिक्कत शुरू हुई जब हिंदवी स्वराज्य के ये जो नैसर्गिक राजवंश के पुत्र है शाहू महाराज, इनके आने से ताराबाई का प्रभाव शाहू महाराज के आने से तुरंत धूमिल सा हो गया और वहीं संघर्ष शुरू हुआ। अब इस दोलनमय असमंजस परिस्थिति का फायदा कुछ मराठा सरदारों ने अपने स्वार्थ हेतु उठाना स्वाभाविक है। रामचंद्र पंत हैं, परशुराम पंत हैं, ये तो मंत्री थे, तो वो अपना प्रभाव बढ़ा के सत्ता केंद्र के अग्रणी बनने में लगे हुए थे। कृष्णाजी खटावकर का मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया, उसके साथ ये निंबाड़कर जैसे भी कुछ लोग थे जो हिंदवी स्वराज्य के विरोधी, ये दिन ब दिन अब पुरजोर होने लगे थे। आज मैं ऐसे ही 2 राष्ट्रद्रोही और अहंकारी स्वार्थी सरदारों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला नाम है उदाजी चौहान। वास्तविकता उदाजी चौहान के पूर्वज ये अत्यंत राष्ट्र प्रेमी और निष्ठावान जाने जाते हैं। पता नहीं इस पराक्रमी, ईमानदार और ऐसे प्रतिष्ठित खानदान में ये दुष्ट कैसे पैदा हुआ। उदाजी के पिता, उसके दादा, ये दोनों स्वराज्य की सेवा में लगे रहे थे। उदाजी के पिता एक बलाढ्य सरदार मालोजी राव घोरपड़े के पास काम करते थे। ये मालोजी राजे घोरपड़े इतिहास में अमर हुए हमारे संताजी घोरपड़े के पिता है। संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव की ये जोड़ी इतिहास प्रसिद्ध है, जिन्होंने पूरी मुगल सल्तनत के जो पेड़ था उसके जड़ों को उखाड़ने का काम किया है। लेखक तो हमारे मराठी जो इतिहासकार प्रतिष्ठित लेखक है, वो कहते कि संताजी धनाजी का डर इस कदर मोमिनों के फौज में बैठा था कि मोमिन छोड़ दो, मोमिनों के घोड़े भी पानी नहीं पीते थे, क्योंकि जब पानी पीने जाते थे तो इन दोनों के चेहरे घोड़ों को भी दिखते थे और वो वहां से भाग जाते थे। अतिशयोक्ति का अर्थ इतना ही है कि मोमिनों को 24 घंटा ये डर सताते रहता था कि पता नहीं कहाँ से संताजी धनाजी हम पे वार करने के लिए आ जाए। अब इसमें से ये संताजी घोरपड़े और उदाजी के पिता विठोबा चौहान ने मिलकर मराठी शाही में के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो अनोखे घटनाओं को अंजाम दिया है, उसमें ये 2 शामिल थे। एक रात महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मोमिनों के शिविर में घुस के औरंगजेब के शाही तंबू का सुवर्ण कलश काट के ये दोनों उठा के ले गए थे। रणनीति के तहत उन्होंने औरंगजेब को वहां नहीं काटा, ये एक आश्चर्य की बात है। लेकिन इस साहस के चलते विठोजी चौहान को एक सूबा इनाम में मिला। दुर्भाग्य से इस पराक्रमी बाप के पुण्य से जो सूबा मिला है, वो सूबे का सूबेदार उसका कुपुत्र उदाजी बन गया। अब इस नए कुपुत्र सूबेदार ने आम जनता पर अनाचार करना प्रारंभ किया। जबरन टैक्स वसूलता था, गुंडागर्दी करता था, बलपूर्वक दहशत फैलाना इसने शुरू कर दिया था। अच्छा, ये जबरन वसूली अपने सूबे में तो करता ही था, लेकिन अहंकार जैसे बढ़ता गया तो ये बाजू वाले रायगढ़ सूबे में भी हुड़दंग मचाने लगा। वहाँ रायगढ़ के लोगों को सताने लगा। प्रथम था तो लोगों ने दुर्लक्षित किया, क्योंकि सामान्य मराठी जनता उसके पिता का नाम जानती थी और उसका सम्मान भी करती थी, और पिता नहीं, इसका भी सामान्य जनता सम्मान करती थी, क्योंकि इसने भी अपनी युवावस्था में स्वराज्य के लिए अपनी सेवा दी थी और बड़ी निष्ठा से दी थी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या विकृति निर्माण हो गई। हाँ, अब इस शातिर गुंडे को शायद अंदाजा हुआ कि जनता मुझसे नाराज है, तो राजकीय संरक्षण के लिए ये ताराबाई के गुट में शामिल हो गया। वैसे पश्चिम महाराष्ट्र में
विश्व प्रसिद्ध सर्प जाति के लिए प्रसिद्ध एक गांव है, नाम है 32 शिराड़ा। इस 32 शिराड़ा में एक किलानुमा कोठी बना के ये रहने लगा। अब उदाजी को यही छोड़ते हैं, उससे ज्यादा उन्मादी एक गुंडा, उद्दंड गुंडा, उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है दमाजी थोरात। ताराबाई के राज के गुरु कहे, मार्गदर्शक कहे, वो उसके प्रधान कहे, वो थे रामचंद्र पंत। अब रामचंद्र पंत के दफ्तर में ये दमाजी थोरात काम करता था। वैसे जिंजी किले में, कोकण में, ये जो इथोपियन पूर्व गुलाम था सिद्दी, जो अब सुल्तान बन गया था, अब सिद्दी के साथ मराठाओं का तो बार बार युद्ध होते रहा था। ऐसे ही एक युद्ध में दमाजी ने बहुत जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी, तो इसका ये पराक्रम देख के दमाजी को भी पश्चिम महाराष्ट्र में 2 सूबे इनाम में दे दिए गए थे। अब दमाजी सैनिक नहीं बल्कि बड़ा सूबेदार बन गया था। वो भी अपनी सेवा कर रहा था, लेकिन 1710 के बाद अब पता नहीं इसकी भी बुद्धि कहाँ घास चराने गई, पूरी इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। स्वार्थ और अहंकार के चलते इसने न शाहू महाराज का साथ दिया, न ताराबाई का साथ दिया, बल्कि जो तीसरा एंगल था राजसबाई और उसके बेटे संभाजी, उनका पक्ष इसने उठाया। अच्छा, इसके बाद ये रुका नहीं, इसने उदाजी को साथ अपने ले लिया। अब उदाजी चौहान और दमाजी थोरात, ये 2 गुंडे अब एक साथ आ गए। ये 2 हुड़दंगबाज अपने अपने स्वार्थ के चलते अब एक साथ आके खुद का अलग भविष्य तलाशने लगे। लूटमार हो, जबरन वसूली हो, साहूकार के घर से सोना चांदी उठाना हो, गांव में दहशत फैलाना हो। हाँ, इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलके चालू किया। उनको मालूम था शायद कि भोसले खानदान की ये जो अंदरूनी लड़ाई शुरू है, और उसका भोसले का शाहू जैसा कमजोर नेतृत्व और बटा हुआ पूरे के पूरा हमारा सरदार समाज, हाँ, तो उनको भाई पूछने वाला और डांटने वाला कोई बचा ही नहीं था, उनका बंदोबस्त करने वाला कोई बचा नहीं था। हाँ, थोड़ा सा स्थिर स्थावर होने के बाद शाहू ने उनका बंदोबस्त करने के लिए बालाजी और अबाजी पुरंदरे को भेजा। बालाजी विश्वनाथ ने दामाजी को कड़ा संदेशा भेजा। उस साल था 1713। दामाजी के शातिर दिमाग अपना दामाजी ने लगाया और बालाजी विश्वनाथ को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अब मराठा सरदार था, महाराष्ट्र में बुला रहा है, तो बालाजी विश्वनाथ और अंबाजी खुले दिल से चर्चा करने के लिए पहुंचे तो चर्चा करने के लिए थे, लेकिन दामाजी ने उन्हें तुरंत कैद करवा के अंदर जेल में डाल दिया। अपने मोमिनों जैसे ये दगाबाज नीयत जो मोमिनों की होती है ना, उसके जैसी दरंदगी का परिचय ये दमाजी थोरात ने सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को दिखाया था। इसकी इतनी हल्की और घिनौनी सोच थी, और वो किसके लिए थी? सत्ता के लिए नहीं थी, पैसा। हाँ, इतना ये सड़क छाप निकला दमाजी थोरात। सिर्फ पैसे के बदले बालाजी विश्वनाथ और अबाजी पुरंदरे को इसने छोड़ दिया। अब शाहू ने नारो प्रहलाद को भेजा। नारो प्रहलाद को जब भेजा तो इस बेडर और नालायक लालची ने उसे भी कैद कर लिया। नारो प्रहलाद को भी पैसा लेके छोड़ दिया। वो तो कराड़ के हमारे एक सरदार थे, उन्होंने पैसा दिया और पैसा लेके नारो प्रहलाद को छुड़ाया। अब शाहू शायद परेशान हो गया तो स्वयं मैदान में उतरने का उसने फैसला किया। मित्रों, क्या दिन आए थे, सोचो आप। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का पोता एक स्थानिक डकैत, उद्दंड, नालायक गुंडे का बंदोबस्त लड़ाई करने वहां पे सड़क पे उतरा था।
ये तो मैं शाहू के पूर्वजों का घोर अपमान समझता हूं। पठान, ईरानी, तुर्रानी, मुगल, अंग्रेज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इन जैसों को छोड़ के ये सड़क था डकैत के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का पोता और संभाजी महाराज का बेटा पड़ गया। हाँ, और वो भी कहाँ पता है आपको? उसके घर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर। मुझे तो लगता है ये शाहू, ये वोकिज्म, ये जो होता है ना निर्लज्ज मानसिक गुलामगिरी, वो गंगा जमुना तहजीब वाला प्यार, क्षमा, शांति, अहिंसा, ये जो इसका जो खोखला व्यवहार इनके मन में घुसा है ना, उसने शाहू को और शायद लज्जित कर दिया होगा। क्योंकि शाहू ने बिना लड़ाई किए चर्चा के लिए इस नालायक डकैत गुंडे को जेजूरी के मंदिर में बुलाया। अब जो बार बार लगातार आपके अधिकारियों का अपमान कर रहा है, स्वराज्य की चेष्टा कर रहा है, आपकी खुद की हिंदवी स्वराज्य के राजा की गद्दी की जो चेष्टा कर रहा है, उसको आप चर्चा के लिए बुलाएंगे कभी? हाँ, लेकिन शाहू ने बुलाया क्योंकि वोकिज्म उसके शायद दिमाग में हावी हो गया था। अहिंसा परमो धर्मः वगैरह वगैरह, ये जो बोलते हैं ना नालायक, हाँ, हवा में जो बातें करते हैं। शाहू ने उसे चर्चा के लिए मंदिर में बुलाया, मंदिर में उसको समझाया, लेकिन इस नालायक ने क्या किया? इस नालायक ने मंदिर में भी अपने अहंकार के चलते शाहू का अपमान कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा, शायद बचपन से अपमान, घृणा, ये सहने की ताकत शाहू ने कमाई थी मुगलों के कैद में, और वो अच्छी तरह से सीखी होगी। शाहू महाराज अपमान सहता रहा। मंदिर के बाहर जब बालाजी को ये पता चला तो उसको कैद करने के लिए उसने तुरंत कदम उठाया और मंदिर के और भागा, लेकिन शाहू ने उसे फिर शांत किया और दामाजी को छोड़ दिया। ये क्या मजाक है, देखो आप मित्रों। आगे फिर कुछ सालों के बाद बालाजी विश्वनाथ ने सैयद के मदद से दामाजी और रुस्तम राव को फिर कैद किया। मित्रों, ये है क्षात्र धर्म? ये कौन सी पराभूत मानसिकता है? बार बार मैं कहता हूं, आप सोचो। मैंने सोचा मेरा उत्तर है आसमानी किताब। हे मोमिन, काफिरों के मन में डर बिठाओ, काफिर हमेशा सच्चे मोमिन के गुलाम है। उनसे जीजिया लो और मात्र उन्हें जीवित रहने योग्य सुविधा प्रदान करो। अब इससे ना ये गुलाम मानसिकता का निर्माण मित्रों होता है, जो पूरा जीवन आपको कभी भी किसी भी हालत में जीतने की प्रेरणा दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपका क्षत्र तेज है ना, उसका ह्रास ये मानसिकता कर देती है। वैसे बताऊं, चाहे ये नालायक, ये उदाजी और ये दूसरा दमाजी थे, ये नालायक तो थे, पक्के गुंडे थे, मवाली थे, सड़क छाप डकैत, राष्ट्रद्रोही थे। बिल्कुल उदाजी दामाजी के बारे में मेरे मन में कोई आस्था नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लेकिन जब मैं उदाजी और दामाजी के बारे में इतिहास के संदर्भ देख रहा था, तो मुझे एक भी जगह पे इतिहासकार हो, चाटुकार राय दरबारी हो, मोमिन तवारीखकार हो, निजाम के भी थे ना, कहीं भी मुझे ये दिखा नहीं, या इन लोगों ने कहीं भी लिखा नहीं है कि ये उदाजी और दमाजी ये दोनों ने महिलाओं पे जुल्म किए, महिलाओं पे अत्याचार किए, उनका बलात्कार किया, महिला और बच्चों को इन्होंने उठाया। उल्टा ऐसे लिखा है, इन दोनों ने महिला, बूढ़े और बच्चों को हमेशा दूर रखा है। चाहे असुर थे, लेकिन
ये है हमारी भारत भूमि के संस्कार, ये है हमारी परंपरा और संस्कृति का प्रभाव कि दुर्जन भी हमारे अपनी मूलभूत जो मानवता के नियम है ना, उसके परंपराओं को नहीं छोड़ते। स्त्री दाक्षिण्य हमारे रगों में है। वंदे मातरम।